अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम बच्चा लोग, क्या हाल है? पहले तो प्लीज़ मुझे सब कंफर्म करो। क्या मेरी आवाज़ और मेरी स्क्रीन आप लोगों तक क्लियरली पहुंच रही है? यस और नो? फटाफट। अगर मेरी आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है तो एक बार चैट पर जल्दी से क्लियर लिख दो ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट करें। प्लीज़, वेट कर रहा हूं आप सबके रिप्लाई का ताकि हम आज की क्लास स्टार्ट कर सकें। फौरन 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 सब सब रिप्लाई कर दो जल्दी। ओके, ठीक है। तो आ जाए ज़रा, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट क्लास जो हमने एंड की थी वो डेप्रीसिएशन, बेसिक डेप्रीसिएशन हम कैलकुलेट करना सीख रहे थे, ठीक है जी। और उसके हम तीन एग्जाम्पल क्वेश्चंस कर चुके थे। हमने दो और एग्जाम्पल क्वेश्चंस करना है बेसिक डेप्थ कैलकुलेशन के, ठीक है। तो अगर आप लोगों को याद हो तो हमने जो है एग्जाम्पल नंबर वन करा था, ठीक है। डेप्थ कैलकुलेट करनी थी जिसके अंदर हमें ईच ईयर की फिर गेन या लॉस निकालना था ऑन डिस्पोजल। उसके अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड था और ईयरली पॉलिसी थी, ठीक है। फिर हम लोग एग्जाम्पल नंबर टू पर गए थे जिसके अंदर स्ट्रेट लाइन मेथड था और साथ में पॉलिसी थी मंथली। उसके बाद एग्जाम्पल थ्री भी हमने लास्ट क्लास में कर दिया था, ठीक है। एंड एग्जाम्पल थ्री क्या था? एग्जाम्पल नंबर थ्री था स्ट्रेट लाइन आरबीएम, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था और साथ में पॉलिसी थी ईयरली। और आज हम एग्जाम्पल नंबर फोर करेंगे जिसके अंदर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा और पॉलिसी होगी मंथली, ठीक है जी। तो ये आप लोगों के सामने जो है हमने एग्जाम्पल नंबर फोर खोल दिया है। ये एग्जाम्पल नंबर फोर हम लोग जल्दी से साथ साथ रीड करेंगे, इसको समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। देन वी विल मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर फाइव, ठीक है जी। तो आ जाएं भाई, लेट्स स्टार्ट। सब सारे काम छोड़ दें, सबका फोकस मुझे क्वेश्चन के ऊपर चाहिए, ठीक है जी। सो आ जाएं, लेट्स स्टार्ट भाई। एग्जाम्पल नंबर फोर कह रहा है परचेज्ड अ न्यू मोटर व्हीकल फॉर $500,000। हमने एक नई न्यू मोटर व्हीकल खरीदी 500,000 की, ठीक है। ऑन 1 अगस्त 2011, 2011 1 अगस्त को हमने एक नई मोटर व्हीकल खरीदी 500,000 की। लेटर इट वॉज सोल्ड फॉर $200,000। बाद में उसको यूज कर कर हमने बेच दिया। कितने में? 200,000 में बेचा। और कब बेचा? ऑन 1 अक्टूबर 2016। सर, 1 अगस्त 2011 को खरीदा था $500,000 का। बाद में यूज कर कर 1 अक्टूबर 2016 को हमने बेच दिया $200,000 का, ऐसा ही है। अब बोला हुआ है डिप्रिसिएशन लगती है हमारे मोटर व्हीकल पर 10%। वेट अ सेकेंड। 10% depreciation is charged using RBM, मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। आई होप आप सबको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रीसिएशन निकालना याद है। पर ईयर डेप का क्या फॉर्मूला होता था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप निकालने का? सबसे पहले कॉस्ट लेते थे, कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप, टोटल पुरानी डेप माइनस करते थे। हमारे पास नेटबुक वैल्यू आती थी, उस नेटबुक वैल्यू को हम मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज करते थे, तब जाकर हमारे पास पर ईयर डेप्रीसिएशन आती थी थ्रू रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। अच्छा जी। अब सवाल में लिखा हुआ है मंथली पॉलिसी इज यूज्ड। एंड सर, आप सबको पता होना चाहिए मंथली पॉलिसी का क्या मतलब होता है। मंथली पॉलिसी का मतलब होता है कि जिस साल एसेट खरीदा उस साल उसके ऊपर पूरे साल की डेप्रीसिएशन लगेगी। और जिस साल एसेट बेचा, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड, गलत बोल रहा हूं, मैं गलत बोल रहा हूं। जिस मंथली पॉलिसी का मतलब है कि जिस साल एसेट खरीदा उस साल जितने महीने जितने मंथ्स रहा उतने मंथ्स की डेप्रीसिएशन लगेगी। और जिस साल एसेट बेचा उस साल जितने महीने जितने मंथ्स रहा उतने मंथ्स की डेप्रीसिएशन लगेगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, ईयर एंड इज 31 दिसंबर। तो आपके लिए इजी सीन है। ईयर एंड इज 31 दिसंबर का मतलब हर साल 1 जनवरी को आपका ईयर स्टार्ट होता है और 31 दिसंबर को, उसी साल के 31 दिसंबर को आपका ईयर एंड हो जाता है, ठीक है। अब रिक्वायरमेंट नंबर वन, व्हाट इज द रिक्वायरमेंट नंबर वन? कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर ईच ईयर। ईच ईयर हर साल की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट कर दो। नो इश्यूज, फटाफट ईच ईयर हर साल की डेप्रीसिएशन निकालते हैं। तो देखो, आपको पता है आपने 2011 में खरीदा और 2016 में बेचा, तो कितने ईयर्स हो गए भाई? कितने ईयर्स ये आपके पास रहा? 2011, 12, 13, 14, 15 and 2016। सो वी विल स्टार्ट विद 2011। 2011 में कितनी डेप्रीसिएशन लगी? आ जाएं ज़रा कैलकुलेट कर लेते हैं। 2011 में कितनी डेप्रीसिएशन लगी? आ जाएं कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो है आपने 2011 की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो आपने फॉर्मूला लगाना है, पर ईयर डेप निकालनी है, ठीक है। आरबीएम का फॉर्मूला। सबसे पहले लेंगे कॉस्ट। कॉस्ट वॉज 500,000 माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन मींस टोटल पुरानी डेप्रीसिएशन।
तो कॉस्ट में से टोटल पुरानी डेप्रिसिएशन, सर 2011 में हमने न्यू परचेज करा है, इससे पहले ये हमारे पास नहीं था, तो नए नए नॉन करेंट एसेट पे कोई पुरानी डेप नहीं होती, तो इसके ऊपर पुरानी अक्यूमुलेटेड डेप विल बी जीरो। तो नेट बुक वैल्यू हमारे पास 500,000 आ गई, उसको मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज करा, तो भाई नेट बुक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज पर ईयर डेप आ गई 50,000। लेकिन सर ये 50,000 पूरे साल होल ईयर की डेप्रीसिएशन है। सर सवाल में पॉलिसी मंथली है, तो ये 2011 में हमारे पास पूरा साल नहीं रहा, जितने मंथ्स रहा उतने मंथ्स की डेप्रीसिएशन लगेगी। तो आप पहले जाकर चेक कर लो कि 2011 में आपके पास कितने मंथ्स रहा। तो आप ऊपर जाओगे, ये आपने खरीदा है 1 अगस्त 2011, मतलब ये आपके पास 1 अगस्त को आया। ये 2011 में आपके पास अगस्त में था, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, सर ये आपके पास 5 मंथ्स था, तो इसके ऊपर सिर्फ 5 मंथ्स की डेप्रीसिएशन लगी इन द ईयर 1 2011 में। तो सर ये जो 50,000 है 12 मंथ्स की है, ठीक है, तो सर इसको हम डिवाइडेड बाय 12 कर देंगे। सर हमें 5 मंथ्स की चाहिए, तो सर इसको हम मल्टीप्लाइड बाय 5 कर देंगे। सो वी विल गेट द 5 मंथ्स की डेप्रीसिएशन जो ईयर 1 में लगेगी, ठीक है। तो 50,000 divided by 12 multiplied by 5. So the answer I am getting is in decimal. हम depreciation कभी भी decimal में नहीं लेते, हम राउंड ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो राउंड ऑफ करने के बाद आंसर लिख देता हूँ, यहाँ आएगा कितना आएगा भाई, आंसर विल बी $20833। तो सर फर्स्ट ईयर 2011 में सिर्फ 5 मंथ्स की डेप्रीसिएशन लगेगी, दैट विल बी कितनी, 20833, ठीक है। यस ये तरह ग्रेट, करेक्ट आंसर। अब सर निकालते हैं 2000, बुशरा ना ना, मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया था, हमने लास्ट क्लास में एग्जाम्पल 3 तक करा था। एग्जाम्पल 3 में जो था वो आरबीएम मेथड था और पॉलिसी थी ईयरली, ठीक है। और उससे पहले जो एग्जाम्पल 2 था उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड था, स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ मंथली पॉलिसी थी। और एग्जाम्पल 1 में स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ ईयरली पॉलिसी थी। अभी जो हम एग्जाम्पल 4 कर रहे हैं दैट इज आरबीएम मेथड विथ मंथली पॉलिसी, ओके। या तो अब हम लोग निकालते हैं 2012 में कितनी डेप्रीसिएशन लगी। तो वही आप फॉर्मूला लगा दें, पहले ले लें कॉस्ट, कॉस्ट इज 500,000 माइनस टोटल पुरानी डेप विल बी नाउ अक्यूमुलेटेड डेप विल बी 20833, ठीक है, 20833। तो भाई कॉस्ट में से पुरानी डेप, कॉस्ट में से पुरानी डेप माइनस करें, 500,000 माइनस 20833, हमारे पास आंसर आ जाएगा 479167। मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज करेंगे तो पूरे साल की डेप आ जाएगी, दैट विल बी कितनी, अगर हम निकाल लें 10% फॉरेन से, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 479167 है। अब देखो 916.7 है ना, पॉइंट के आगे 5 से बड़ा है ना, तो आप राउंड ऑफ करोगे तो लास्ट नंबर आपका बढ़ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा 917। तो दैट्स वाई 2012 की ये डेप्रीसिएशन आ गई, इन 2012 ये इतने अमाउंट, इतनी डेप्रीसिएशन लगेगी। अच्छा मीत आप कह रहे हैं कि सर लास्ट पार्ट रिपीट कर दें। मीत ये 2011 आप कह रहे हो मैं रिपीट कर दूं, नो इश्यूज, दोबारा रिपीट कर देता हूँ मीत। तो भाई हमने 2011 में डेप्रिसिएशन कैसे निकाली, 2011 में कितनी डेप लगी, आरबीएम का फॉर्मूला लगाया हमने। हमने सबसे पहले कॉस्ट ले ली, कॉस्ट मतलब कितने का खरीदा था, 500,000 का खरीदा था। कॉस्ट में से हमने पुरानी डेप माइनस करी, दैट इज अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करी तो नेट बुक वैल्यू आ गई 500,000, उसको मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज करा तो पूरे साल की डेप आ गई थी 50,000। लेकिन ये मंथली पॉलिसी है हमारे पास, ये 5 मंथ्स रहा था, तो हमें 5 मंथ्स की डेप्रिसिएशन चाहिए, तो डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दिया। तो आंसर पता है मीत क्या आ रहा था कैलकुलेटर में, 2083.333। अब राउंड ऑफ क्या करना है, आप देखोगे, आप देखोगे कि पॉइंट के आगे 5 से छोटा है ना, तो मतलब ये लास्ट नंबर बढ़ेगा नहीं और डेसिमल सारे हट जाएंगे, ठीक है। ये आपके पास 20833 आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर पॉइंट 916.7 था, अब 5 के आगे पॉइंट के आगे 5 से बड़ा है ना, तो लास्ट नंबर फिर आपका बढ़ जाएगा और डेसिमल हट जाएगा, ठीक है। तो ये 47917 हो गया, ठीक है, गॉट इट। अब आपका 2011 की डेप आ गई, आपके पास 2012 की डेप्रीसिएशन कितनी लगेगी इन 2012 वो आ गई। अब चलते हैं 2013 की निकालते हैं, ठीक है। रेडी है सब, तो आ जाए 2013। ओके सो इन 2013 हमने कॉस्ट ले ली 500,000, टोटल पुरानी डेप माइनस करेंगे, ठीक है। टोटल पुरानी डेप विल बी, ये जो दोनों लग चुकी हैं इन दोनों को ऐड अप करेंगे तब जाकर हमारे पास टोटल पुरानी डेप आएगी, दैट विल बी कितनी, आ जाए जरा ऐड अप करते हैं साथ। 20833 प्लस 47917, 20833 प्लस 47917। सो द आंसर आई गेट, टोटल पुरानी डेप है 68750। कॉस्ट में से टोटल पुरानी डेप माइनस करी, वी विल गेट द नेट बुक वैल्यू। एंड व्हाट इज द नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू इज 431250, 431250।
250 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, तो पूरे साल की हमारे पास 2013 की डेप्रिसिएशन आ गई, ठीक है। दैट इज 43125, ठीक है। आप निकाल लें 10%, ये आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, अब युसरा आप मुझे कह रहे हो कि सर हम 500,000 को खाली इससे माइनस नहीं करेंगे। नो युसरा, व्हाट इज द फॉर्मूला? हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है? कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप। अक्यूमुलेटेड डेप मींस टोटल पुरानी डेप। एंड टोटल पुरानी डेप कैसे आएगी? जितनी भी ये दोनों पुरानी है ना, इनको ऐड अप करेंगे तब जाकर वी विल गेट द अक्यूमुलेटेड डेप, टोटल पुरानी डेप। वो माइनस करेंगे। हाँ, तो माइनस की नेट बुक वैल्यू है, उसको मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करा तो हमारे पास पर ईयर डेप आ गई, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आपको ये सारी ईयर्स की पुरानी यूसरा माइनस करेंगे। एंड एक और बात बता दूं, मेरे ख्याल से मैंने लास्ट क्लासेस में आपको एक शॉर्टकट भी बताया था कि अगर आपने कॉस्ट में से ये पुरानी टोटल माइनस नहीं करनी, इफ यू वांट द नेट बुक वैल्यू डायरेक्टली, तो आप क्या करो, जो लास्ट ईयर है ना 2012 की नेट बुक वैल्यू लो, उसमें से माइनस कर दो डेप पर ईयर 2012 की, तो आपके पास डायरेक्टली नेट बुक वैल्यू आ जाती 2013 की, ठीक है। यूं भी आप कर सकते थे, ये मैंने शायद शॉर्टकट बताया था। अब मैं आपको नेक्स्ट ईयर में शॉर्टकट के थ्रू करके बताता हूं। देखो लॉन्ग क्या है, लंबा वाला तरीका क्या है, आप वही पहले कॉस्ट लोगे, उसमें से माइनस करोगे टोटल पुरानी डेप। अब टोटल पुरानी डेप कैसे आएगी? दिस प्लस दिस प्लस दिस, सारी ऐड करनी पड़ेगी। टोटल पुरानी डेप माइनस करोगे, फिर नेट बुक वैल्यू आएगी। अगर आपने डायरेक्टली नेट बुक वैल्यू निकालनी है तो पता है क्या करो, 2013 की नेट बुक वैल्यू लो, उसमें से 2013 की पर ईयर डेप माइनस कर दो। 431,250 माइनस 43125, तो आपके पास डायरेक्ट नेट बुक वैल्यू आ जाएगी फॉर 2014। अभी निकाल कर दिखाता हूँ, 431,250 माइनस 43125, तो मेरे पास डायरेक्टली नेटबुक वैल्यू आ गई निकल कर, दैट इज 388,725, ठीक है। अगर मैं लंबा तरीका करता तो भी सेम ही आती, ठीक है। लंबा तरीका करता तो कॉस्ट लेता पहले 500,000 और उसमें से टोटल पुरानी डेप, मतलब ये तीनों मैं ऐड अप करता तो टोटल अक्यूमुलेटेड डेप आती, टोटल पुरानी डेप 20833 प्लस 47917 प्लस 43125, ठीक है। तो दैट इज टोटल पुरानी डेप इज 111,875, कॉस्ट में से माइनस करें, देख लें सेम आंसर आ रहा है सर, ठीक है। 500,000 माइनस 111,875, तो यस 388, माय बैड 725 नहीं है 125 आएगा, सॉरी मैंने गलती से 725 लिख दिया था, ठीक है। नेटबुक वैल्यू आ गई, नेटबुक वैल्यू को मल्टीप्लाई करा परसेंटेज से, ठीक है। एंड व्हाट द आंसर वी गेट इज $38812.5, ये डेप्रिसिएशन आएगी। अब देखो पॉइंट के आगे 5 या 5 से बड़ा होगा तो लास्ट नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 38813, ओके। यस इफ्रा, यस इफ्रा, मैं दोबारा शॉर्ट वाला मेथड रिपीट करता हूँ, सुन ले मेरी बात। अब मैं 2015 में दोबारा पहले शॉर्ट वाले मेथड से करता हूँ। शॉर्ट वाला मेथड इज नेटबुक वैल्यू लो पिछले साल की और उसमें से डेप पर ईयर माइनस कर दो पिछले साल की, यू विल डायरेक्टली गेट द नेटबुक वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कर लो 388,125 माइनस 38813 माइनस 38813, तो डायरेक्टली आपके पास 2015 की नेटबुक वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 349, दैट इज 349,312, ठीक है। 312। या आपको अगर लंबा वाला करना है तो आप क्या करते हैं, पहले आप कॉस्ट लेते माइनस टोटल पुरानी डेप, इन सबको प्लस करते, ठीक है। यहाँ से माइनस करते, दैट इज 20833 प्लस 47917 प्लस 43125 प्लस 38813, तो सारी टोटल पुरानी माइनस करते 150,688, तो भी यही आंसर, तो भी यही नेटबुक वैल्यू आती है आपके पास, सेम ही आती, ठीक है। यस 349,312, अब इसको आप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कर दोगे तो यू विल गेट द आंसर डेप पर ईयर 2015 की, दैट इज कितनी आपके पास आएगी, $34931.2। अब देखो पॉइंट के आगे 5 से छोटा है ना, तो डेसिमल हट जाएगा और 31 रह जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब फॉर 2015, अच्छा यूसर आप कह रहे हो सर व्हाट इफ वी सब्ट्रैक्ट करके, परसेंटेज सब्ट्रैक्ट करके कोई ईयर में माइनस में वैल्यू आ जाए या जीरो आ जाए। नो यूसरा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, जैसा आप कह रहे हो वैसा नहीं होगा, ठीक है, नेवर। अब सर 2016, तो इसकी आप ले लो कॉस्ट। मैं 2016 में डायरेक्ट शॉर्टर वे यूज करता हूँ ना। 2015 की नेटबुक वैल्यू ली, उसमें से 2015 की पर ईयर डेप माइनस कर दी, डायरेक्ट नेटबुक वैल्यू आ जाएगी 2016 की, कितनी आ रही है आ जाए चेक करते हैं। 349,312 माइनस 34931, ओके। व्हाट इज द नेटबुक वैल्यू? नेटबुक वैल्यू इज 314,381 मल्टीप्लाइड बाय 10%, तो पर ईयर डेप आ जाएगी
ओके आयशा, यू आर, आप मुझसे पूछ रहे हो सर शॉर्ट मेथड में नेट वैल्यू को किससे सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये देखो 2015 की ये नेट बुक वैल्यू थी, इसको माइनस कर दिया पर ईयर डेब्ट जो निकाली थी ना 2015 की, उससे माइनस करेंगे तो आपके पास 2016 की नेट बुक वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अगर 2000, अब ये 2015 की नेट बुक वैल्यू चाहिए तो 14 की नेट बुक वैल्यू को पर ईयर डेब्ट जो है ना 14 की, उससे माइनस कर दो इसको इससे, सो यू विल गेट द नेक्स्ट ईयर की नेट बुक वैल्यू। ओके आयशा, अब तो 314,381 मल्टीप्लाइड बाय 10%, द आंसर यू विल गेट इज 31438.1। ये आपकी पर ईयर डेप होगी, पॉइंट के आगे जो है 5 से छोटा है तो राउंड ऑफ होकर ये 38 ही हो जाएगा। अब देखो ये जो है 2016 में होल ईयर, पूरे साल की डेप्रीसिएशन है, लेकिन पॉलिसी मंथली है, आपने 2016 में बेच दिया। ठीक है, तो पूरे साल की डेप नहीं लगेगी, जितने मंथ्स जितने महीने रहा होगा उतने महीने की डेप्रीसिएशन लगेगी। तो सर ये तो 12 मंथ्स की है ना, हम चेक करेंगे कि ये हमारे पास कितने मंथ्स रहा, जितने मंथ्स रहा उतने मंथ्स की डेप्रीसिएशन लगेगी। तो ऊपर चलते हैं, चेक करते हैं कितने मंथ्स रहा। लेटर इट वाज सोल्ड फॉर 200,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। इन 2016 ये मेरे पास 1 अक्टूबर तक था, 1 अक्टूबर को बेच दिया, तो अक्टूबर के बाद नहीं था ये मेरे पास। तो इन 2016 मेरे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। 1 अक्टूबर को भेज दिया तो अक्टूबर के मंथ में ही नहीं था, ये 9 मंथ, सितंबर 30 सितंबर तक था, ये 9 मंथ्स मेरे पास था। ठीक है, तो ये तो पूरे 12 मंथ्स की है ना, हमें तो 9 मंथ्स की चाहिए इन द लास्ट ईयर, तो इसको डिवाइडेड बाय 12, जितने मंथ्स की है उससे डिवाइड, जितने मंथ्स की हमें चाहिए उससे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाइड बाय 9। तो 2016 में खाली जो 9 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी वो आ जाएगी, दैट इज 314,314,38 डिवाइडेड बाय 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय 9। देखो डेसिमल में आंसर आ रहा है, ये भी आप राउंड ऑफ कर दोगे, पता है कितना आंसर आ रहा है हमारे पास, आ रहा है $23,578.5 है। अब देखो पॉइंट के आगे 5 या 5 से बढ़ाओ तो लास्ट नंबर बढ़ जाता है, अब ये हो जाएगा 7, 8 से 7, 9 और डेसिमल्स हट जाएंगे। ठीक है, तो ये आपकी जो है 2016 में इतनी डेप्रीसिएशन लगी होगी खाली 9 मंथ्स की। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 तो डन हो गया। ईच ईयर, हर साल की डेप्रीसिएशन, ईच ईयर हर साल कितनी कितनी डेप्रीसिएशन लगी वो हमने निकाल ली। ठीक है, अब युसरा आप मुझसे पूछ रहे हो वाई मल्टीप्लाइड बाय 9, क्योंकि युसरा लास्ट ईयर में जितने मंथ्स रहा उतने मंथ्स की डेप्रीसिएशन चाहिए। ठीक है, ये तो हमारे पास होल ईयर 12 मंथ्स की डेप्रीसिएशन थी, हमने चेक करा कि कितने मंथ्स रहा लास्ट ईयर में ना, हमने लास्ट ईयर में 2016 में इसको बेचा है, लेटर इट वाज सोल्ड फॉर 200,000 ऑन 1 अक्टूबर 2016। तो 2016 में हमारे पास कितने मंथ्स रहा, 1 अक्टूबर को ये चले गया, अक्टूबर के बाद नहीं था 1 अक्टूबर के बाद, तो ये हमारे पास 2016 में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। 1 अक्टूबर को चली गया, अक्टूबर में के मंथ में नहीं था, 9 मंथ्स रहा ना, तो हमें 2016 में सिर्फ 9 मंथ्स की डेप लगानी है, मंथली पॉलिसी है, जितने महीने रहा होगा उतने महीने की डेप, 9 मंथ्स रहा, 9 मंथ्स की डेप निकालनी है। अब ये जो डेप्रीसिएशन थी 31438, ये पूरे साल की थी, 12 मंथ्स की थी, हमें 9 मंथ्स की चाहिए। तो मैंने क्या सिखाया था, जितने मंथ्स की है उससे डिवाइड करें, तो डिवाइड बाई 12, हमें जितने महीने की चाहिए उससे मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मंथ्स था दैट्स वाई मल्टीप्लाइड बाय 9, तो 9 मंथ्स की डेप आ गई ना जो लगी 2016 में, दैट्स वाई मल्टीप्लाइड बाय 9 करा। ठीक है, युसरा एंड इफरा, तो आपका पार्ट ए, ईच ईयर की डेप्रीसिएशन आपके पास कैलकुलेट होकर आ गई। पहले तो आप लोग प्लीज मुझे बताएं, क्या ये जो पार्ट 1 सॉल्व करा है हर साल कितनी कितनी डेप्रीसिएशन लगी, क्या पार्ट 1 आपको क्रिस्टल क्लियर 100% ओके की रिपोर्ट है या नहीं है, मुझे बताएं पहले प्लीज फटाफट, वेटिंग फॉर एवरीवन रिप्लाई। सब बताएंगे तभी मैं आगे बढ़ूंगा, अगर सबको 100% क्लियर है तभी मैं आगे बढ़ूंगा, प्लीज वेट कर रहा हूं सबके रिप्लाई का, एवरीवन। इफ्रा क्लियर, अयान क्लियर, हमना क्लियर, मीत क्लियर, आयशा क्लियर, अब्दुल्ला क्लियर, मोहम्मद क्लियर, कौन कौन रह गया, जन्नत क्लियर, ठीक है, बुशरा क्लियर, युसरा क्लियर, कौन रह गया भाई, कोई तो रह गया, सोहा क्लियर, ओके ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आ जाएं, अब चलते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 वाज इजी, आपको लास्ट क्लास में 3 क्वेश्चंस कराए हैं जिसमें हमने गेन या लॉस निकाला है, तो लास्ट क्लासेस में मैं आपको गेन या लॉस निकालना सिखा चुका हूं। तो अब ये यही कह रहा है कैलकुलेट द प्रॉफिट, कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल। नॉन करंट एसेट बेचने पे आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो मैंने क्या बोला था, याद करें कैसे निकालना है प्रॉफिट या लॉस। मैंने आपको बताया था कि अगर आपने प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल निकालना है, डिस्पोजल मतलब नॉन करेंट एसेट बेचा तो बेचने पे प्रॉफिट हुआ या लॉस, उसके लिए पहले आपको जो नॉन करेंट एसेट आपने बेचा है ना, मोटर व्हीकल जो बेची है, उसकी आपको पहले नेट बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। नेट बुक वैल्यू का मतलब होता है डेप लगने के बाद, टोटल डेप लगने के बाद रिमेनिंग वैल्यू, ठीक है, बची हुई वैल्यू कितनी थी।
और नेट बुक वैल्यू कैसे निकलती है, यहाँ आ जाए निकालते हैं, पार्ट 2 सॉल्व करते हैं साथ। सबसे पहले ले लेंगे कॉस्ट। क्या ले लेंगे? कॉस्ट कितने का खरीदा था, $500,000। उसमें से अक्यूमुलेटेड, अक्यूमुलेटेड मतलब टोटल डेप्रीसिएशन, जितनी टोटल डेप्रीसिएशन लग चुकी है हमारे मोटर व्हीकल पर, उसको हम माइनस कर देंगे। अब अक्यूमुलेटेड डेप कैसे निकलेगी, हर साल की ना ऊपर साले सालों की डेप्रीसिएशन को प्लस कर दूंगा, तो आई विल गेट द टोटल डेप, अक्यूमुलेटेड डेप। तो आ जाए, लेट्स ऐड अप। फटाफट कैलकुलेटर खोलते हैं, साथ में ऐड अप करते हैं, मैं भी ऐड कर रहा हूँ, आप लोग भी ऐड करें। 20833 प्लस 47917 एंड प्लस 43125 प्लस 38813 प्लस 34931 प्लस 23579। So what is the total debt? Total debt is 209,198, 209,198, ठीक है। अच्छा, वेट कीजिएगा, मीत आप कह रहे हैं कि सर आई गेस 2016 की डेप आपने गलत कैलकुलेट की है। ओके मीत, लेट्स चेक कैसे गलत कैलकुलेट किया भाई। आ जाएं ज़रा देखते हैं। देखो ना, मैंने नेटबुक वैल्यू निकाल ली कैसे, 2015 की नेटबुक वैल्यू माइनस 2015 की डेप्थ, शॉर्टर वे से डायरेक्ट नेटबुक वैल्यू निकाली थी। ठीक है। सो हाउ मच इज इट, 349,312 माइनस 34931, 314,381। नहीं यार, बिल्कुल करेक्ट कैलकुलेट किया मीत, देयर इज नो इशू। ओके। सो हम लोग थे गेन या लॉस, तो यार देखो कॉस्ट ले लिया, कॉस्ट में से जो टोटल डेप लग गई थी वो माइनस की। नाउ आई विल गेट द नेट बुक वैल्यू, कि भाई टोटल डेप लगने के बाद हमारे मोटर व्हीकल की वैल्यू जो रिमेनिंग थी, बची हुई वैल्यू कितनी थी, ठीक है। फिर इस नेट बुक वैल्यू को हम कंपेयर करते थे सेल्स वैल्यू से, कि हमने कितने में बेचा, ठीक है। अगर हमने नेट बुक वैल्यू से ऊपर में बेचा तो जितना ऊपर में बेचा था वो गेन होता था, अगर हमने नेट बुक वैल्यू से नीचे में बेचा तो जितना नीचे में बेचा वो लॉस होता था, ठीक है। सो नेट बुक वैल्यू वॉज, नेट बुक वैल्यू पहले निकाल लेते हैं कितनी आ रही है, ठीक है। 500,000 माइनस 209,198, what is the net book value, that is 290,802। ओके, अब इसको हम कंपेयर करेंगे सेल्स वैल्यू से, हमारी नेट बुक वैल्यू आ गई। भाई नेट बुक वैल्यू इज डेप्रीसिएशन लगने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू, तो टोटल डेप लगने के बाद हमारे मोटर व्हीकल की जो नेट बुक रिमेनिंग वैल्यू थी वो ये थी। अब इस वैल्यू को मुझे कंपेयर करना है सेल्स वैल्यू से, कि मैंने बेचा कितने में। अगर इस नेटबुक वैल्यू से मैंने ऊपर में बेचा होगा तो मतलब गेन है, अगर इस नेटबुक वैल्यू से मैंने नीचे में बेचा होगा तो लॉस है, ठीक है। तो आ जाए, लेट्स चेक, आपकी नेटबुक वैल्यू थी 290,802 और आपने बेचा कितने में, वॉज सोल्ड फॉर 200,000। मतलब जितनी नेटबुक, हाउ प्रॉफिट यूसरा, नो 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 नो, नॉट, देर इज नो प्रॉफिट। आपकी नेटबुक वैल्यू ज्यादा है यूसरा, ठीक है, 290,802, और आपने बेचा 200,000 में, मतलब आपने नेटबुक वैल्यू से कम में बेचा। नेटबुक वैल्यू से कम में बेचा तो देयर विल बी अ लॉस, क्योंकि आप कम में बेच रहे हो, इस तरह आपको लॉस पता चल गया। अब आप डिफरेंस निकाल लो ना, तो आपको पता चल जाएगा कितने का लॉस है। नेटबुक वैल्यू है 290,802, आपने 200,000 में बेचा, डिफरेंस निकाल लो, माइनस कर दो, तो कितने का लॉस हुआ आपको पता चल जाएगा। ओके, तो हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 90,802 का लॉस ऑन डिस्पोजल। यस सर, हमारा आ चुका है लॉस। तो सर पार्ट 2 भी सॉल्व कर दिया। ओके इफ़रा, नो इश्यूज। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ लॉस कैसे हुआ। देखो मेरी बात सुनो इसरा, इफ़रा, सबसे पहले हमने जो नॉन करंट एसेट, हमने जो हमारा मोटर व्हीकल है ना नॉन करंट एसेट, वो जो बेचा ना हमने, उसकी पहले नेट बुक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, दैट इज रिमेनिंग वैल्यू। डेप्रीसिएशन लगने के बाद जो बची हुई रिमेनिंग वैल्यू है, ठीक है। तो हमने पहले कॉस्ट ली, कॉस्ट में से हमने टोटल डेप माइनस की। अब ये जो अक्यूमुलेटेड डेप है ना वो कैसे आई, मैंने जो हर साल की डेप्रीसिएशन लगी थी ना मोटर व्हीकल पे, उसको प्लस कर लिया ना सबको, तो टोटल डेप आ गई अक्यूमुलेटेड डेप। कॉस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप जो लग चुकी थी, टोटल डेप माइनस की, तो मेरे पास नेट बुक वैल्यू आ गई। मतलब इफरा, मेरे मोटर व्हीकल की इतनी रिमेनिंग डेप लगने के, डेप्रिसिएशन लगने के बाद इतनी बची हुई वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू थी। अब इसको मैंने कंपेयर करा कि मैंने बेचा कितने में, तो देखो मेरी वैल्यू की इतनी, मेरी मेरी चीज, मेरे मोटर व्हीकल की इतनी वैल्यू बची हुई थी, इतनी वैल्यू वाली चीज को मैंने कितने में बेचा, 290,802 रिमेनिंग वैल्यू थी, इतनी वैल्यू वाली चीज को आपने बेचा 200,000 का। मतलब जितनी रिमेनिंग वैल्यू थी उससे कम में बेचा ना, नेटबुक वैल्यू से कम में बेचा।
तो जितनी वैल्यू अगर उससे कम में बेच रहे हो चीज़ को तो मतलब आपको लॉस हुआ है। इस तरह आपने पता लगा लिया लॉस है, और इस वैल्यू से माइनस करके डिफरेंस निकाल लिया तो पता लग गया कि भाई कितने का लॉस हुआ है, 90802 का लॉस ऑन डिस्पोजल हुआ है। क्लियर है फ्रा? ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? बाकियों का क्या सीन है भाई? ये पूरा पार्ट 1 एंड 2 इस क्वेश्चन का समझ आया है सबको? ठीक है, तो मैं क्वेश्चन 5 पर मूव ऑन करता हूँ। क्वेश्चन 5 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी ट्रिकी, मुश्किल वाला एग्जाम्पल है, उसमें मैं ईयर एंड चेंज कर दूंगा। प्लीज जल्दी बताएं, एवरीवन क्लियर और नॉट? क्या सबको क्लियर है या नहीं? जल्दी से बताएं ताकि वी कैन मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 5। एवरीवन वेटिंग फॉर द रिप्लाई। अयान क्लियर है? ओके ग्रेट। ओके जी। ओके, आ जाए, लेट्स मूव ऑन टू एग्जाम्पल नंबर 5। व्हाट इज एग्जाम्पल नंबर 5? अब जरा एग्जाम्पल नंबर 5 जो है लिखना पड़ेगा। आ जाए जरा लिखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। अभी बनाता हूँ आपके लिए एक एग्जाम्पल नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 5 मैं भी अभी अभी बना रहा हूँ आप लोगों के सामने, ठीक है? आ जाए, देखें भाई, परचेस्ड अ न्यू मशीन $4, $4, ऐसा कर लें, $4, 350,000 ऑन फर्स्ट ऑन 1 जून 2016, ठीक है? लेटर इट वॉज sold for $200,000 ऑन ऑन कब बेचा भाई? ऑन 1 सितंबर 2020, ठीक है? नाउ 10% depreciation is charged using SLM. Monthly policy is used. Okay, and monthly policy is used, and then अब मैं जो चेंज कर रहा हूं ना, देखिएगा, ईयर एंड क्या है? वेट कीजिएगा, जरा सोचने दें। ओके, ईयर एंड इज 30th अक्टूबर, 31st अक्टूबर, 31st अक्टूबर, या अब, बल्कि अक्टूबर नहीं, इसको हम कर देते हैं 31st जुलाई, ठीक है? यस। अब जो है, देखें मेरी बात सुने। अच्छा, रिक्वायरमेंट वही सेम है यार, ऊपर वाली रिक्वायरमेंट्स हैं। अब देखें, सुने मेरी बात, एवरीवन प्लीज। ओके, या तो यार, ये एग्जाम्पल नंबर 5 अभी अभी आपके लिए मैंने नोट डाउन कराया, लिखा है, ठीक है? इस एग्जाम्पल क्वेश्चन को साथ सॉल्व करते हैं। अच्छा, पुराने वाले एग्जाम्पल क्वेश्चन से ये डिफरेंट क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा हमने लास्ट 4 एग्जाम्पल्स किए हैं, ऐसा ही है? सब में क्या लिखा हुआ था? ईयर एंड इज 31st दिसंबर, ईयर एंड इज 31st दिसंबर, ईयर एंड इज 31st दिसंबर। देखो, अगर ईयर एंड 31st दिसंबर होता है ना, अगर ईयर एंड 31st दिसंबर होता है ना, तो आपके लिए इजी हो जाता है क्वेश्चन। वाई? बिकॉज अगर आपका ईयर एंड 31st दिसंबर है, तो मतलब 2011 एक साल है, 12 एक साल है, चूंकि 2011 1 जैन को साल स्टार्ट हुआ, 2011 31st दिसंबर को खत्म हो गया। तो आप इस तरह ईयर काउंट कर सकते हैं ना, 2011, 12, 13, 14। अब आप ईयर इस तरह काउंट नहीं कर सकते। अब आप ये नहीं कह सकते कि 2011 मेरा 1 ईयर है, नो।
चूंकि सवाल में क्या बोल दिया कि आपका ईयर एंड हो रहा है 31 जुलाई को। अब मेरी एक बात सुनिएगा, ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से ही पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में चीजें बता देता हूं। अगर आपका ईयर एंड 31 जुलाई है, तो देखो ईयर एंड 31 जुलाई है, तो ईयर स्टार्ट क्या होगा? देखो 31 जुलाई को ईयर एंड होता है ना, तो अगले दिन नया साल स्टार्ट होता होगा। जुलाई के बाद क्या आता है? 1 अगस्त। तो मतलब हर साल 1 अगस्त को ईयर स्टार्ट होता है, हर साल 1 अगस्त को ईयर स्टार्ट होता होगा, और हर साल के 31 जुलाई को ईयर एंड होता होगा। तो अगर मैं आपको कहूं कि मेरा ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अगस्त 2011 में, तो फिर वो ईयर एंड कब होगा? 1 अगस्त 11 में शुरू हुआ है, तो वो अब नेक्स्ट ईयर के 31 जुलाई 2012 में एंड होगा। क्योंकि अब अगस्त में ईयर स्टार्ट हो रहा है ना हर साल, तो 1 अगस्त 2011 को ईयर स्टार्ट हुआ। अब आप अगस्त से 12 मंथ्स काउंट करोगे तो आपका पूरा ईयर एंड होगा ना। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। तो 31 जुलाई 2012 में ईयर एंड होगा, ठीक है। तो अब इस तरह आप ईयर काउंट करोगे, ठीक है। अब 2011 एंड 12 एक साल होगा आपका, 12 एंड 13 एक साल होगा, 13 एंड 14 एक साल होगा। अब आप ये नहीं कह सकते कि 2011 ईयर मेरा एक साल है, नो। बिकॉज 1 जैन को ईयर थोड़ी ना स्टार्ट हो रहा है कि 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। तो अब इस तरह का सीन होगा, ठीक है। तो इस तरह थोड़ा सा क्वेश्चन फिर डिफिकल्ट लगने लगता है बच्चों को। लेकिन आ जाए, कोई मसला नहीं है, मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। फिर अगर नहीं समझ आता तो कोई मसला नहीं है, आप जितनी बार बोलेंगे मैं उतनी बार दोबारा समझा दूंगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। कम ऑन, आ जाए जरा भाई, क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? परचेज्ड अ न्यू मशीन फॉर $350,000। नई मशीन खरीदी $350,000 की, ऑन 1 जून 2016। कब खरीदी? 1 जून 2016 को खरीदी। लेटर इट वॉज सोल्ड फॉर 200,000 ऑन 1 सितंबर 2020। 1 सितंबर 2020 को बेचती। 1 जून 2016 को खरीदी, 1 सितंबर 2020 को बेची, ठीक है। 350,000 की खरीदी थी, 200,000 की सेल किया। 10% डिप्रिसिएशन लगेगी यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, मतलब इजी मेथड है। मंथली पॉलिसीज यूज, सर मंथली पॉलिसी में क्या होता है? जिस साल खरीदा उस साल जितने मंथ्स रहा उतने मंथ्स की डेप लगेगी। जिस साल एसेट बेचा उस साल जितने मंथ्स रहा उतने मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी। ओके। एंड ईयर एंड इज 31 जुलाई, मतलब अब 31 दिसंबर को ईयर एंड नहीं हो रहा, 31 हर साल के 31 जुलाई को ईयर एंड हो जाता है, और 1 अगस्त को ईयर स्टार्ट होता होगा हर साल के। ओके। सो नाउ अब रिक्वायरमेंट इज कैलकुलेट डेप्रीसिएशन फॉर ईच ईयर। अब आप पहले ये देख लें कि ये कितने साल रहा आपके पास। कुछ बच्चे पता है क्या कहते हैं मुझे? कुछ बच्चे मुझे कहते हैं सर 2016 में खरीदा, 2020 में बेचा, मतलब 16 एक साल हो गया, 2016 पे, 2017 पे, 2018, 2019 एंड 2020। नो, अब इस तरह काउंट नहीं कर सकते आप ईयर, बिकॉज आपका ईयर एंड 31 दिसंबर नहीं है। अब देखो मेरी बात सुनो, आपको पता है आप किस तरह काउंटिंग करोगे ईयर की? मैं आपको सिखाता हूँ, वेट देखना। हाउ विल आई कैलकुलेट माई ईयर्स, कितने साल मेरे पास रही, सुनिएगा। देखो, हमारा साल जो है 31 जुलाई को ख़त्म हो जाता है, और स्टार्ट कब होता है? 1 अगस्त। जिस साल 1 अगस्त को स्टार्ट होता है उसके अगले साल 31 जुलाई को ख़त्म होता है, ऐसा ही है। अब हमने इसको ख़रीदा 1 जून को, तो ये कौन से साल में ली होगी हमने, पता है? ये हमने ली होगी जो साल 2015 1 अगस्त को स्टार्ट होता होगा, और अगर 1 अगस्त 15 को स्टार्ट हो रहा है तो वो खत्म होगा, होता होगा 31 जुलाई 2016 को, ऐसा ही है। ये मेरा ईयर वन हो जाएगा, बिकॉज मैंने खरीदी है 1 जून 2016 को। तो 1 जून जो है इस वाले ईयर के अंदर ही आ रहा है ना, क्योंकि अब मेरा ईयर स्टार्ट होता है 1 अगस्त को हर साल। तो अब ये जो 1 जून है वो कौन से वाले साल में आ रहा होगा? उसी साल में आ रहा होगा जो साल मेरा 1 अगस्त 15 को स्टार्ट हुआ होगा, और वो खत्म एक साल बाद, 12 मंथ्स बाद खत्म होगा, दैट इज 31 जुलाई 2016। 1 अगस्त 15 को स्टार्ट हुआ होगा तो 31 जुलाई 16 को खत्म हुआ होगा, तो इस वाले साल में ही मैंने खरीदा होगा ना, ठीक है। तो ये मेरा ईयर वन हो जाएगा। अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर समझ नहीं आया। नो इश्यूज एट ऑल, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ट्राई कीजिएगा, एक और बार समझ आए, नहीं समझ आया तो एक और बार समझेंगे, नो इश्यूज। अब सुने मेरी बात। देखिए, यहाँ सवाल में लिखा हुआ था ईयर एंड इज 31 जुलाई, तो मतलब मेरा साल, मेरा जो ईयर है बिजनेस का ईयर, वो हर ईयर 31 जुलाई को एंड हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको बोला कि भाई हमारा जो ईयर एंड हुआ होगा, सॉरी वेट, हमारा ईयर एंड हुआ होगा 31 जुलाई को, और जिस ईयर 31 जुलाई को एंड हुआ है उससे पिछले वाले साल 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। क्योंकि अगर एक ईयर आपका 31 जुलाई को एंड होता है तो नया साल कब शुरू होगा? अगले दिन। अगला दिन क्या होगा? जुलाई के बाद अगस्त, 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ होगा। तो अगर किसी साल के 1 अगस्त को मेरा ईयर स्टार्ट होता है तो उसका जो नेक्स्ट ईयर है उसमें 31 जुलाई को मेरा बिजनेस का ईयर एंड होता होगा।
अब यहां पर लिखा हुआ था कि हमने परचेज किया 1 जून 2016 को। कब परचेज किया? 1 जून 2016 को परचेज किया, ऐसा ही है। तो ये 1 जून 2016 कौन से ईयर के बीच में आ रहा होगा? देखो, 1 जून 2016 कौन से ईयर के बीच में आ रहा होगा? अब मेरा ईयर स्टार्ट हुआ होगा 1 अगस्त को, कौन से साल में? 2015 में स्टार्ट हुआ होगा। तो वो खत्म कब होगा? 31 जुलाई 2016। ये मेरा ईयर वन हो गया, चूंकि इसी साल के बीच में आएगा ना। 1 अगस्त को ईयर स्टार्ट हो रहा है, 15 में स्टार्ट हुआ होगा, तो जाहिर सी बात है 31 जुलाई 16 में खत्म हुआ होगा। तो इसी साल के बीच में ये डेट आएगी ना, 1 जून 2016। तो ये हमारा ईयर वन हो गया, ठीक है। अ, अब युसरा आप कह रहे हो हाउ डू वी नो 2015 में शुरू होगा? हमें इसलिए पता चला क्योंकि ये हमने खरीदी 1 जून 2016 को है। अब हमें पता है कि हर साल 1 अगस्त को स्टार्ट होता है। तो ये जो जून 2016 है, ये किस ईयर के बीच में आ रही होगी? अगर ईयर 2015 में शुरू होगा 1 अगस्त को, तभी तो 31 जुलाई 16 को खत्म होगा ना। तो तभी तो इसी ये मेरा ईयर होगा ना, इसी साल के बीच में ये डेट आएगी ना। अब मैं ये नहीं बोल सकता कि 2016 वाला साल में खरीदी है, नो, बिकॉज मेरा 2016 में 1 अगस्त को ईयर स्टार्ट होगा और मैंने ये जून में खरीदी है, तो उससे पहले वाला साल हो गया ना, जो 1 अगस्त 15 को स्टार्ट हो रहा है और 31 जुलाई 2016 को एंड होगा। इस वाले ईयर के बीच में ही आपकी डेट आएगी 1 जून 2016। दैट्स वाई ये आपका ईयर वन हो गया, ठीक है। तो अब ईयर टू क्या होगा? ओके, दोबारा रिपीट करते हैं युसरा, नो इश्यूज एट ऑल। एक और बार रिपीट करता हूं, कोई मसले वाली बात नहीं है, मुझे पता है ये थोड़ी सी चीज ट्रिकी होती है, बच्चा इसमें कंफ्यूज होता है, आई नो। तो हम एक और बार समझेंगे, ठीक है, समझ आ जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब सुने, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। अब जो है, ये सवाल के अंदर लिखा हुआ था ईयर एंड इज 31 जुलाई। तो इधर से आपको एक बात पता चल गई कि हमारा जो बिजनेस का ईयर एंड होता है वो हर साल 31 जुलाई को एंड होता है, ठीक है। तो अब अगर 2014 है, तो 2014 में 31 जुलाई को ईयर एंड हो गया होगा। तो यार अगर 2014 में 31 जुलाई को ईयर एंड हो रहा है, तो स्टार्ट वो कब हुआ होगा? वो पिछले साल 2013 में 1 अगस्त को स्टार्ट हुआ होगा, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि मैंने जो अपनी मशीन खरीदी है वो 1 जून 2016 में खरीदी है, ऐसा ही है। 1 जून 2016 में खरीदी है। 1 जून 2016 को मैंने अपनी मशीन खरीदी है। तो अब मुझे देखना है कि ये मैंने कौन से ईयर में खरीदी। देखो, अब मुझे पता है मेरा ईयर स्टार्ट तो 1 अगस्त को होगा। अगर मैं बोलता हूँ 1 अगस्त 2016 को ईयर स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो ये तो महीना नहीं आ रहा ना, 1 अगस्त के बाद तो जून नहीं आ सकता 16 में। मतलब ये साल मेरा 1 अगस्त 2015 में स्टार्ट हुआ होगा। अब 1 अगस्त 2015 में स्टार्ट होगा तो 12 मंथ्स बाद ना, 31 जुलाई 2016 को एंड होगा ना, ठीक है। तो अब ये मेरा एक साल है, दिस इज माई ईयर, दिस इज माई 1 ईयर, ओके, 12 मंथ्स का 1 ईयर है। तो अब इसी साल, ये जो ईयर है, इसी साल के बीच में डेट आएगी ना 1 जून 2016, जुलाई से पहले ही आती है ना 1 जून, मतलब ये वाला जो ईयर होगा ना बिजनेस का, इस वाले ईयर में हमने खरीदी होगी, इस तरह हमें पता चला। इज इट क्लियर युसरा और नॉट? एंड इफ्रा, व्हाट अबाउट यू एंड व्हाट अबाउट अदर्स? किसी के और कोई सवाल हैं, या अभी भी क्लियर नहीं हुआ कि ईयर वन क्यों होगा 1 अगस्त 2015 एंड जो खत्म होगा 31 जुलाई 2016 में? यस प्लीज, मुझे सबका रिप्लाई चाहिए। युसरा बताएं अगर अभी भी क्लियर नहीं है, कोई मसले वाली बात नहीं है, वी विल रिपीट अगेन, नो इश्यूज। पक्का क्लियर है युसरा? 100%? ओके। नाउ 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 ईयर टू क्या होगा? देखो ईयर टू क्या होगा। अब आपका ईयर वन 31 जुलाई 16 को खत्म हुआ, तो अब नेक्स्ट दिन नया साल शुरू होगा ना। नेक्स्ट दिन क्या होगा? 31 जुलाई 16 को एंड हुआ, तो अगला दिन होगा, जुलाई के बाद आता है 1 अगस्त 2016, ऐसा ही है। तो अब आपका नेक्स्ट ईयर होगा 1 अगस्त 2016, जो एंड कब होगा? 31 जुलाई 2017 में। दिस विल बी योर ईयर टू, ओके। व्हाट विल बी द ईयर थ्री? 1 अगस्त 2017 में जो स्टार्ट होगा और 31 जुलाई 2018 में एंड होगा, दिस विल बी द ईयर थ्री। व्हाट विल बी द ईयर फोर? जो 1 अगस्त 2018 में स्टार्ट होगा और 31 जुलाई 2019 में एंड होगा, दिस विल बी योर ईयर फोर। सर व्हाट विल बी द ईयर फाइव? जो फर्स्ट अगस्त 2019 में स्टार्ट हुआ और खत्म कब होगा? 31 जुलाई 2020, दिस विल बी योर ईयर फाइव। अब बच्चे बोलते हैं सर 2020 में बेच दिया था, 2020 में बेच दिया था, कब बेचा था भाई? 2020 में 1 सितंबर को बेचा था।
क्या ये जो आपका ईयर 5 एंड हुआ है ये तो जुलाई 2020 में एंड हो गया, मतलब इस वाले ईयर में आपने नहीं बेचा ईयर 5 में, ये एक और साल रहा, ईयर 6 में भी रहा, ठीक है। व्हाट विल बी द ईयर 6 जो 1 अगस्त 2020 में स्टार्ट हुआ और खत्म कब होगा 31 जुलाई 2021। ये ईयर 6 में भी आपके पास रहा, अगस्त 2020 में स्टार्ट हो रहा है तो अगस्त सितंबर में आपने बेचा है, तो ये ईयर 6 में भी थोड़ा टाइम आपके पास रहा। तो इस तरह आपने चेक करा कि ये आपके पास 6 ईयर्स रहा, ठीक है, ईयर 1 ईयर 2। तो अगर ईयर एंड डिफरेंट होगा तो फिर आपने इस तरह टाइमलाइन बना के ईयर्स की काउंटिंग करनी पड़ेगी कि भाई कितने साल हमारे पास रहा, ठीक है। अब आपने ये देख लिया कि भाई ये 6 ईयर्स हमारे पास रहे, आ जाओ, नाउ लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन। ओके एवरीवन प्लीज फोकस चाहिए। अब देखो स्ट्रेट लाइन मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड देखकर आपके जो दिमाग की बत्ती है ना, आपके दिमाग में बल्ब जलना चाहिए, लाइट जलनी चाहिए। क्या लाइट जलनी चाहिए? कि सर ने बताया था कि स्ट्रेट लाइन मेथड में जो है वो कितने फॉर्मूलाज होते हैं, 3। कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज एंड कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज। यहां डेप निकालने का एसएलएम का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हमें सवाल में ना स्क्रैप वैल्यू गिवन है ना लाइफ गिवन है, तो थर्ड फॉर्मूला लगेगा कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज पर ईयर डेप आ जाएगी। तो आ जाए भाई, कितनी कॉस्ट थी? 3,50,000 का खरीदा था, तो 3,50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% हमारे पास आ गया 35,000। अब ये 35,000 पूरे साल होल ईयर की डेप है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन है। हमें चाहिए करंट, हमें चाहिए जितने मंथ्स रहा होगा ना ईयर 1 में उतने मंथ्स की चाहिए। अब आ जाए चेक करें कितने मंथ्स रहा। तो यार आपने इसको खरीदा था 1 जून 2016 को, तो ये आपके पास 1 जून 16 को आया और आपका पहला साल ईयर एंड हुआ 31 जुलाई 2016 में एंड हो गया। मतलब ये आपके पास जून एंड जुलाई पहले साल में सिर्फ 2 मंथ्स रहा, तो इसके ऊपर सिर्फ 2 मंथ्स की डेप लगेगी। ये 35,000 12 मंथ्स की है, तो इसको डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, इसको सॉरी इसको डिवाइड बाय 12 करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे, तो पहले साल में जो 2 मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगी होगी वो आ जाएगी, ठीक है। तो 35,000 डिवाइड बाय 12, 35,000 डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, आंसर डेसिमल में आ रहा है लेकिन यू विल राउंड ऑफ। आपका आंसर पता है कितना होगा? ईयर 1 में कितनी डेप लगी? 5833.3। अब पॉइंट के आगे 5 से छोटा है तो ये हट जाएगा बस डेसिमल। तो पहले साल में सिर्फ 5833 डेप्रिसिएशन लगी, ठीक है। अब जवाब दें ईयर 2 में कितनी डेप लगेगी? सर स्ट्रेट लाइन मेथड है, अगर आपको याद हो स्ट्रेट लाइन मेथड में पूरे साल की डेप्रिसिएशन हमेशा सेम रहती है। तो ईयर 2 में पूरा साल रहा है तो पूरे साल की हमेशा सेम रहती है डेप एक नॉन करेंट एसेट के ऊपर, दैट इज 35,000। तो ईयर 2 में लगेगी 35,000, ईयर 3 में लगेगी 35,000, ईयर 4 में लगेगी 35,000, ईयर 5 में भी पूरे साल की डेप लग जाएगी 35,000, एंड ईयर 6 जो है उसमें भी पूरे साल की डेप्रीसिएशन कितनी होगी? पूरे साल की डेप्रीसिएशन होगी $35,000, लेकिन पूरे साल की लगेगी नहीं लास्ट ईयर में, क्योंकि आपने लास्ट ईयर में बेचा ना, जितने मंथ्स रहा होगा उतने मंथ्स की डेप्रीसिएशन लगेगी, क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है मंथली पॉलिसी। तो आप ऊपर गए, आपने चेक करा कि भाई कितने मंथ्स रहा आपके पास, आपने इसको बेचा 1 सितंबर 2020, 1 सितंबर 2020 को ये चले गया, उसके आगे ये नहीं पड़ा हुआ था आपके पास। तो देखो आपका लास्ट ईयर शुरू हो रहा है 1 अगस्त 2020, तो ये आपके पास अगस्त में था बस, सितंबर में भी नहीं था, चूंकि 1 सितंबर को भेज दिया, सितंबर में नहीं, सिर्फ लास्ट ईयर में 1 मंथ रहा। तो इसके ऊपर 1 मंथ की देखो, जितने मंथ्स की है उससे डिवाइड करो, 12 मंथ्स की है डिवाइड बाय 12, हमें जितने महीने की चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाइड बाय 1। तो खाली 1 मंथ की डेप कितनी आ जाएगी? 35,000 डिवाइड बाय 12 × 1। डेसिमल में आ रही है लेकिन आप राउंड ऑफ करके लिखोगे, आ रही है आपके पास $2916.6। 5 के आगे, डेसिमल के आगे 5 से बड़ा है तो ये 17 हो जाएगा, 2917, ठीक है। तो ये आपकी देखो ईच ईयर की डेप्रीसिएशन निकल आई कि हर साल आपके मशीन पर कितनी कितनी डेप लगेगी। पहले साल मशीन पे इतनी डेप लगेगी, ईयर 2 में इतनी डेप, ईयर 3 में इतनी डेप, ईयर 4 में इतने से वैल्यू कम होगी, ईयर 5 में इतने से वैल्यू कम होगी, और ईयर 6 में इतनी डेप लगेगी, इतने से वैल्यू कम होगी, ठीक है। ओके इफ्रा, इफ्रा क्या पूरा पार्ट रिपीट कर दूं इफ्रा? पूरा पार्ट 1 रिपीट कर दूं इफ्रा? नो इश्यूज एट ऑल। इफ्रा एक बार पूरा पार्ट 1 रिपीट कर देते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। पार्ट 2 कर फिर क्लास एंड करेंगे। आज यही 2 एग्जाम्पल क्वेश्चंस कराने थे, नेक्स्ट क्लास से डेप्रीसिएशन की जो मेन चीज़ है ना उसके टी अकाउंट्स, उस पर मैं जाऊंगा, ठीक है। और आज ग्रुप पर डेप्रीसिएशन का थोड़ा सा होमवर्क भी डालूंगा मैं, ठीक है। अब सुने मेरी बात। दूसरा हमने इफ्रा हमने देखा कि भाई 1 अगस्त हमने इसको जो है नॉन करेंट एसेट खरीदा अपना, मशीन खरीदी 1 जून 2016 को। तो मुझे पता था यार मेरा 1 अगस्त को ईयर स्टार्ट होता है और नेक्स्ट ईयर के 31 जुलाई को ख़त्म होता है। अब 1 जून 2016 मैंने देखी डेट, तो मैंने देखा यार ये किस ईयर में आएगी। जो ईयर मेरा 1 अगस्त 15 को स्टार्ट हुआ होगा और 31 जुलाई 16 को एंड हुआ होगा, इस ईयर में ये डेट आ रही है, मतलब इस ईयर में मैंने खरीदा, ये मेरा ईयर 1 हो गया। अब ईयर 2 क्या होगा इफ्रा? 31 जुलाई 16 में ईयर एंड हुआ तो नेक्स्ट डे
1 अगस्त 2016 को नया ईयर स्टार्ट होगा। तो 1 अगस्त 16 से 31 जुलाई 17, फिर 1 अगस्त 16 को शुरू हो रहा है तो 31 जुलाई 2017 में एंड होगा। ये ईयर 2 हो गया। इसी तरह ईयर 3 क्या हो गया, 1 अगस्त 17 को स्टार्ट हुआ, 31 जुलाई 18 को एंड हुआ। फिर ईयर 4 क्या हो गया, 1 अगस्त 18 को स्टार्ट हुआ, 31 जुलाई 19 को एंड हुआ। फिर 1 अगस्त 19 को नया साल शुरू हुआ, ईयर 5, और वो एंड हुआ 31 जुलाई 2020, ठीक है। और उसके बाद अब देखो ये यहाँ 2020 आ गया, लेकिन ये ईयर 31 जुलाई 2020 को एंड हो गया ना। हमने तो 1 सितंबर 2020 में बेची, ये मतलब हमने पता चला ये नेक्स्ट ईयर भी रहा होगा। 1 अगस्त 2020 को लास्ट ईयर स्टार्ट हुआ और खत्म कब हुआ, 31 जुलाई 2021। अब इस वाले लास्ट ईयर जो है इसके बीच में ही आएगी 1 सितंबर 2020 डेट। तो मतलब ये हमारा ईयर 6 था, ये लास्ट ईयर था, इस ईयर में हमने बेच दी। तो हमने इस तरह ईयर्स पता करे, फिर हमने हर साल की डेप्रिसिएशन निकाली। इन ईयर 1 आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड है, इजी मेथड है, कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करेंगे पर ईयर डेप आ जाएगी। तो हमने कॉस्ट को मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करा, पर ईयर टोटल डेप आ गई 35,000। लेकिन मंथली पॉलिसी है तो हमें पता था कि भाई पहले साल जितने मंथ्स रहा उतने मंथ्स की डेप लगेगी। अब मैं गया, मैंने चेक करा कितने मंथ्स रहा। ये मैंने खरीदा 1 जून 2016 को, तो ये मेरे पास 1 जून 16 को आया, और मेरा पहला ईयर एंड हो गया 31 जुलाई 16। तो जून एंड जुलाई सिर्फ 2 मंथ्स ही आपके पास पहले साल में रहा। तो ये 12 मंथ्स की थी टोटल, आपने डिवाइड बाय 12 करा, आपको 2 मंथ्स की चाहिए थी, मल्टीप्लाई बाय 2 करा, तो 2 मंथ्स की आ गई 5833। फिर ईयर 2 में कितनी डेप लगेगी, मैं पढ़ा चुका हूँ स्ट्रेट लाइन मेथड में। एक नॉन करंट एसेट पे जो एक साल की पूरी टोटल ईयर की डेप है वो पूरे साल की हमेशा सेम रहती है। तो अब ईयर 2 में ये आपके पास पूरा साल रहा तो पूरे साल की जो डेप है 35,000 वो सेम लगेगी। ईयर 3 में भी पूरा साल रहा, पूरे साल की सेम लगेगी। ईयर 4 5 में भी पूरा साल रहा तो सेम 35,000 डेप्रिसिएशन लगेगी इन ईयर 4 एंड 5। उसके बाद ईयर 6 में देखो पूरे साल की तो 35,000 डेप होगी मशीन के ऊपर, लेकिन लास्ट ईयर में पूरा साल नहीं रहा ना, आपने बेच दिया, तो जितने मंथ्स रहा उतने मंथ्स की डेप लगी होगी। कितने मंथ्स की डेप लगी होगी चेक करना पड़ेगा। हमने इसको बेचा 1 सितंबर 2020 को बेचा, 1 सितंबर 2020 को बेचा। लास्ट ईयर की डेप क्यों ऐड नहीं कर रहे, मैंने ऐड लेस अभी कुछ किया ही नहीं है। मैंने तो है बस 35,000 जो है। अ, अच्छा आयशा, आप वो कह रहे हो कि पुरानी जो माइनस करते हैं हम सारी ऐड कर कर, उसके बारे में आप बात कर रहे हो? वो तो आरबीएम मेथड में होता है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड में तो कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज करते हैं, पर ईयर डेप आ जाती है और हर साल की डेप्रिसिएशन सेम रहती है। आपने पुरानी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स देखी होंगी अगर, तो उसमें स्ट्रेट लाइन मेथड मैंने पढ़ाया है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड में तो पुरानी माइनस करनी नहीं होती ना, ठीक है। तो लास्ट ईयर की भी टोटल 35,000 ही होगी मशीन के ऊपर डेप। स्ट्रेट लाइन मेथड में एक साल की निकाल लो, फिर हर साल की टोटल सेम रहती है, पूरे साल की डेप्रिसिएशन बार बार आपने नहीं निकालनी पड़ती, ठीक है। तो अब ये 35,000 पूरे साल की, अब लास्ट ईयर में पूरा साल नहीं रहा ना, जितने मंथ्स रहा उतने मंथ्स की डेप्रिसिएशन लगेगी। तो हम ऊपर गए, हमने चेक करा कितने मंथ्स रहा, इसको हमने बेचा था 1 सितंबर 2020 को। 1 सितंबर 2020 को ये मेरे पास से चले गया, 1 सितंबर के बाद ये मेरे पास नहीं पड़ा था। तो अब मेरा जो लास्ट ईयर है वो कब स्टार्ट हुआ, 1 अगस्त 2020 को स्टार्ट हुआ। तो अगस्त में ये था आपके पास 2020 में 1 मंथ, और सेकंड मंथ स्टार्ट हुआ 1 सितंबर, आपने बेच दिया तो सेकंड मंथ में नहीं था। तो लास्ट ईयर में आपके पास सिर्फ एक मंथ 1 मंथ रहा, ठीक है। 1 मंथ रहा तो आपने क्या करा, 35,000 12 मंथ्स की डिवाइड बाय 12, हमें 1 मंथ की चाहिए, मल्टीप्लाइड बाय 1, तो ये 2917 आ गई। सिर्फ 1 मंथ की डेप लगेगी इन द लास्ट ईयर, दैट इज 2917, ठीक है। तो इस तरह आपके पास लास्ट ईयर में इतनी डेप लगी, ईयर 1 में 5833 डेप लगेगी, ईयर 2 में 35,000, ईयर 3 में 35,000, ईयर 4 में 35,000, ईयर 6 में 35, ईयर 5 में 35,000, ईयर 6 में 2917। इज इट क्लियर और नॉट? इफ्रा, रिपीट कर दिया मैंने, इज इट क्लियर? ओके। अच्छा जल्दी से पार्ट बी देख लें। पार्ट बी क्या था, कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल। यहां पर मैं निकाल देता हूं प्रॉफिट या लॉस। आप लोगों को याद होगा प्रॉफिट या लॉस ऑन डिस्पोजल हम निकालते हैं, सबसे पहले हम कॉस्ट लेते हैं। कितनी कॉस्ट थी, 3,50,000, उसमें से हम अक्यूमुलेटेड डेप, टोटल डेप्रिसिएशन जो लग गई है। बस मुझे 1 to 2 मिनट्स दें, बस पार्ट बी कर कर मैं एंड कर रहा हूँ, ठीक है। अक्यूमुलेटेड डेप मतलब टोटल डेप ऐड अप करेंगे जल्दी से, 5833, ओके, देन प्लस 35,000, then plus 35,000, then plus 35,000, then plus 35,000, and then plus 2917, plus 2917। तो यार टोटल डेप जो मेरे पास आ गई है, जो लग चुकी है, दैट इज हाउ मच इट इज, 148,750 टोटल अक्यूमुलेटेड डेप माइनस करी। वी विल गेट द नेट बुक वैल्यू। हाउ मच इज द नेट बुक वैल्यू, डेप लगने के बाद जो एसेट की रिमेनिंग वैल्यू है,
दैट इज कितनी भाई, 350,000 माइनस 148,750, एंड द नेट बुक वैल्यू इज 201,201,250। अब देखो आपके जो मोटर व्हीकल है उसकी नेट बुक वैल्यू, रिमेनिंग वैल्यू इतनी थी। अब आपने इतनी वैल्यू वाली चीज को बेचा कितने में, इसको हमने बेचा था 200,000 में, मतलब जितनी नेटबुक वैल्यू है उससे कम में बेचा। ठीक है, तो कितना कम में बेचा, ये आप जब वैल्यू इसमें से माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कम में बेचा, लॉस हुआ है, कितने का लॉस हुआ है, लेट्स चेक। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बुशरा। 200,000 माइनस करेंगे तो हमें 1,250 का क्या हो गया, लॉस ऑन डिस्पोजल हो गया। तो हियर वी कंप्लीटेड द लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 5। जल्दी से मुझे बता दें, क्या ये एग्जाम्पल नंबर 5 100% आप लोगों को क्लियर है या नहीं क्लियर। अगर ये क्लियर है तो चैट पर क्लियर लिखें और फिर आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्लियर नहीं है, कोई सवाल है तो वो पूछें, क्लियर आउट करें, फिर मीटिंग लीव करें। ठीक है, आज दो और एग्जाम्पल क्वेश्चंस करवाए हैं आपको। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस होमवर्क में भी भेजूंगा ग्रुप पे। ठीक है, ग्रुप पे होमवर्क भेजने के बाद नेक्स्ट क्लास में डेप्रीसिएशन के मैं टी अकाउंट्स पर चला जाऊंगा। ठीक है, यस प्लीज। ओके, अब्दुल्ला नॉट क्लियर। ओके अब्दुल्ला क्लियर नहीं है, क्या चीज क्लियर नहीं है अब्दुल्ला, क्या समझ नहीं आया, प्लीज बताएं।